जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज 13 फरवरी 2025 है और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जो है वो जरूर देखिएगा। और ये ज्ञान सर हैं और ज्ञान सर का पेड बैच आपके लिए गाइज अवेलेबल है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, ट्रिपल एस, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की, तो तुरंत इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो। और जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। कोर्स को ज्वाइन कर लो। इवन आप हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग आज के सेशन को। ये सब टॉपिक्स हैं आज के जिनको हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं, बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के कुछ कमेंट्स जो है वो पढ़ लेता हूं। और उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो वो देख लेते हैं, आपके आंसर्स देख लेते हैं। और बाकी आप सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेरे साथ कमेंट पे जो है वो शेयर कर दिया करें, पढ़ाई से संबंधी। तो उसका रिप्लाई जो है मैं आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में जो है वो हमेशा प्रोवाइड कराता हूँ। और श्रेया श्रेया, यस, श्रेया तिवारी ने आज पहला आंसर जो है वो दिया है। ऐसे ही श्रेया रेगुलर बेसिस पर आंसर जो है वो देते रही है। आयुष गुप्ता रेगुलरली आंसर जो है वो दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो पूरे आंसर्स दिए हैं। बट आयुष, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप क्या किया करो, एक ही सिंगल कमेंट में पूरे आंसर्स मत दिया करो। तो उससे क्या रहता है कि वो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। मैं उसके टॉप लाइन ही पढ़ता हूँ कि रीड मोर पे चले जाओ तो फिर आप नीचे भी बहुत सारी चीजें लिखते हैं ना। तो आप एक कमेंट पे एक ही आंसर दिया करो, तो वो क्या क्लैरिटी रहती है, इजी रहता है पढ़ने के लिए स्क्रॉल करते समय। फिर प्रीति मिश्रा, वेरी गुड यार। प्रीति मिश्रा तो रेगुलरली बहुत अच्छी से जो है वो आंसर्स दे रही है। आयुष गुप्ता हुए, प्रीति मिश्रा हुई, काजल ने भी अब आंसर्स देना शुरू कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। समीर भटनागर, आंसर्स भी दो समीर, बहुत बढ़िया। आयुषी सिंह, वेरी गुड, फैंटास्टिक। प्रिया, आप भी आंसर जो है वो देना शुरू करिए। माय रूरल व्लॉग, अच्छा, सीधा पढ़ाया करिए, फालतू बकवास करके टाइम खराब करते हैं। अच्छा, ये आपका कमेंट था, बहुत अच्छा है आपका कमेंट। दिस शोज द पर्सनालिटी कि अभी भी थोड़े इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। हैं, कितने रिस्पेक्टफुल वे में आपने मुझे बोला ये। चलो, एनीवेज, होता है। देखो, मैं कहता हूं ना कि इस एग्जाम को क्लियर करना है तो सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। इफ यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी, कॉमन मैन की अभी भी पर्सनालिटी है, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। पढ़ तो हर कोई लेगा, बट ये एग्जाम सिर्फ पढ़ने का नहीं है ना। द पॉइंट इज दैट। और रही बात यार, मेरी इसी फालतू बकवास की वजह से जो है वो काफी सारे स्टूडेंट्स के सिलेक्शन होते हैं। इवन यूपीपीसीएस में तहसीलदार का सिलेक्शन हुआ मेरे एक स्टूडेंट का, अक्षय पांडे। और इवन वो यूपीएससी के लिए भी फाइट कर रहा है। अभी अभी बहुत समय से उससे कांटेक्ट में नहीं हूं मैं, बट यूपीएससी के लिए फाइट करेगा तो उसका वो भी होगा। बहुत टैलेंटेड है यार, मेरे साथ करीब 4-5 साल से जुड़ा हुआ था और बहुत सारे पेन स्ट्रगल्स उसने देखे हैं। उसने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स मेरे साथ जो है वो शेयर करी, मैंने उसका सोल्यूशन जो है वो उसको बताया। तो क्या होता है यार, मेरा कनेक्ट करने का तरीका स्टूडेंट्स के साथ काफी अलग रहता है। मेरा काम यहाँ पर सिर्फ आके पढ़ाने का नहीं होता है ना। मैं यहाँ पर आकर आपको पढ़ना कैसे है वो समझाता हूँ, आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करना है वो बताता हूँ, है ना। क्योंकि ये सब टॉपिक्स आप इतने समझदार हो चुके हैं, खुद से पढ़ सकते हैं भाई, इसमें कुछ नहीं है। मेन गेम क्या होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाने का। और वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर सिर्फ, ये बोलते हैं ना कि बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना है, वो सिर्फ लाइन पढ़ के नहीं होती है। एनीवेज, कोई बात नहीं। देखो, किसी को मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छे नहीं लगते। जिनको नहीं लगते हैं भाई, आपके पास चॉइस है, आप स्किप जो है वो कर सकते हैं। फिर इसके अलावा दीपांशी, वेरी गुड यार। दीपांशी के भी रेगुलर बेसिस पर आंसर जो है वो आ रहे हैं, वेरी गुड। गोल्डी, वेरी गुड, फैंटास्टिक। एक स्टूडेंट का आया था गरिमा का कि क्या गवर्नमेंट ऑफिसर्स और उनकी फैमिली के भी हेल्थ इंश्योरेंस सरकार करवाती है? बिल्कुल भाई, आप जब आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो जलवे देखिए आप। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो सब चीज है वो कवर्ड होती है आपके पेरेंट्स की और आपके स्पाउस जो भी होंगे, हस्बैंड वाइफ जो भी, बेटर हाफ उनकी। वेरी गुड ईशा ठाकुर, बहुत बढ़िया। ऋषभ को मैंने कल बता दिया था, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इसकी पीडीएफ जो है वो कहाँ पर मिलेगी। और पेड ग्रुप में आप हुई तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। और बाकी एक और स्टूडेंट का कमेंट आया था। तो देखो क्या होता है कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग की, है ना। कई सारे लोगों को होती है, मेरे को भी थी कि भाई कोई बात दिमाग में चल रही होती है और फिर वो स्टॉप ही नहीं होती। तो यार उसका एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। ओवर थिंकिंग को अगर आपको रोकना है ना,
तो देखो दो तरीके हैं, या तो एक किसी चीज पर फोकस करो, जैसे जब आप मेरे लेक्चर सुनते होगे तो आई डोंट थिंक कि आपको ओवर थिंकिंग होती होगी, क्यों? क्योंकि आप फोकस से सिर्फ एक ही चीज पर काम कर रहे हो। अच्छा सिंपल सी चीज बताओ ना यार, मूवी देखते समय क्या आपको ओवर थिंकिंग होती है? नहीं होती ना, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन मूवी की तरफ होता है। सो यहां पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल वीक है। आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तब आप कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे, है ना, क्योंकि आप फोकस कर रहे हो अपनी पढ़ाई के ऊपर। आप मूवी देख रहे हो तब आप कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे, क्योंकि आपका दिमाग जो है मूवी पे रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा, है ना। बट क्या होता है कि जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हो, सामने किताब होती है, तब आप क्या होता है, किताब तो सामने खुली रहती है, आपके दिमाग में चल रहा होता है कि फूफा ने ऐसा बोल कैसे दिया कि तैयारी कोई और कर रहे हो, आईएएस तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसा होता है ना कई बार, वो दिमाग में चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, इस दोस्त ने ऐसे कैसे मजाक उड़ा दिया यार मेरा, कि अरे तू तो आईएएस की तैयारी कर रहा है या कर रही है और तेरे को पता ही नहीं इतने छोटे से क्वेश्चन का आंसर। होता है, काफी सारे लोग टीज भी करते हैं, राइट? क्या अबे यार तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो यार, तुम्हें पता ही नहीं है ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तब उन गधों को थोड़ा ना पता है कि ये तैयारी जो है वो दूसरे लेवल की है ना। बट इट्स ओके, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। अब जब आपका जो मेन इशू है वो है ओवर थिंकिंग, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का यही इशू होगा। उसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, वो है, मतलब सोल्यूशन देता हूँ, वो है मेडिटेशन यार। आप मेडिटेशन करो। अब सवाल उठता है कि भाई मेडिटेशन करें कैसे, उसकी पहली स्टेप क्या है? तो आप दिन में सिर्फ 5 मिनट का टाइमर लगाओ, सुबह उठ के, जैसे ही आप उठ रहे हो ना, सुबह उठ रहे हो, बेड पे आलती पालती मार के बैठ जाओ, क्रॉस फोल्ड करके, मतलब वो लेग को क्रॉस करके बैठते हैं ना, जैसे आलती पालती मार के, पता होगा आपको, नीचे जमीन पे, तो वैसे ही बेड पे बैठ जाओ, वैसे आंख बंद करो और कुछ मत करो, ट्राई करो 5 मिनट का अलार्म लगा के कि आप कुछ ना सोचें, आपके दिमाग में कुछ ना चले। ट्राई करो। आप बोलोगे कि सर मैं आंख बंद करूंगी, देखना 30 मिनट्स के बाद दिमाग में आएगा कि अरे यार मैं लेट उठ गई, अरे यार आज सुबह से लेकर रात तक ये चीजें करनी। नो डाउट आएगा, यस आएगा। ट्राई करो उसको दूर करने की। अरे सर बहुत ट्राई कर लिया फिर भी दूर नहीं हो रहा है, अभी करो। अपनी जीभ जो है ना, जीभ, अपनी टंग, उसको अपने माउथ के ऊपर वाले हिस्से पे टच करो। जो ऊपर वाला हिस्सा है ना आपके मुंह का, उस पर टंग को टच करो और आंख बंद करो जरा। करो ऊपर वाले हिस्से पे टच और आंख बंद कर लो। कुछ आया दिमाग में? ये एक टेक्निक है कि अगर हम जब भी जीभ को अपने ऊपर वाले हिस्से पर टच करते हैं, माउथ के, तो हमारा दिमाग शट हो जाता है। पता नहीं क्यों, एक ऐसा है साइकोलॉजिकली। आपके साथ किन किन के साथ ऐसा हुआ है बताओ यार, कमेंट बॉक्स में लिखकर। आई गारंटी कि 99.9% लोग के साथ हुआ होगा। 0.001 में इसलिए जो है वो छोड़ देता हूँ, एक्सेप्शन होता है, राइट? कई बार पता लगे लोग खुद ही से जानबूझ के सोच रहे हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि आंख बंद कर लो, बस ऊपर टच कर लो, देखना आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, इसको आजमाओ और सिर्फ दिन के 5 मिनट करो। सिर्फ दिन के 5 मिनट, 21 डेज तक लगा लो अपना मार्क कि 21 डेज तक मुझे दिन के 5 मिनट करने, 3 हफ्ते करने। और उसके बाद मुझे बताना रिजल्ट, कि आप देखना कॉन्सेंट्रेशन पे आप आने लगोगे। और भी काफी सारी ट्रिक्स होती है, मैं धीरे धीरे करके आपको लेक्चर्स के दौरान जो है बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? चलो, तो आई होप कि मैंने आप सबके कमेंट जो है वो देख लिए हैं, ले लिए हैं। और जो भी स्टूडेंट्स जैसे कि उनको डायरेक्ट जो है वो, मतलब जैसे कमेंट्स वगैरह नहीं सुनने किसी के, कि प्रोडक्टिविटी नहीं चाहिए, तो आप आगे बढ़ा सकते हो, आपके हाथ में कंट्रोल है भाई। आप अपने लेक्चर को जो है वो आगे कर सकते हो और डायरेक्ट टॉपिक पे आ सकते हो। ठीक है, चलो एनीवेज, मैं स्टार्ट करता हूं हमारे पहले जो है वो टॉपिक से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेन एड फ्रीज से रिलेटेड। फ्रीज का मतलब बंद कर दिया है, रोक दिया है, रोक लगा दी है यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने फॉरेन एड पर, यानी कि फॉरेनर कंट्रीज को जो वो सपोर्ट करती थी उसको उसने रोक दिया है। अब भाई ट्रम्प आएगा तो यही होगा ना, ट्रम्प की पॉलिसी या अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, ये तो आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए अभी तक, अगर मुझे आप एटलीस्ट 1 महीने 1.5 महीने से फॉलो कर रहे हो तो। यस, ट्रम्प आ चुका है। ट्रम्प सिर्फ सेल्फिश है, वो सिर्फ अमेरिका फर्स्ट के बारे में देखेगा, उसके अलावा दूसरी कंट्रीज या क्लाइमेट चेंज या किसी और दूसरी चीज के बारे में नहीं देखने वाला वो। ये उसने पहले भी किया था, ये इस बार फिर वही हरकत जो है वो कर रहा है। एनीवेज, तो न्यूज में क्या है, क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही चीज लिखनी है, उसके अलावा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अभी के लिए सिर्फ ध्यान से सुनो जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और ग्लोबल इंपैक्ट वाला टॉपिक है, यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन एड फ्रीज, और इसका पूरे दुनिया पर प्रभाव। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी फॉरेन एड यानी कि विदेशी सहायता पर 90 दिन की रोक लगा दी है, जिसका असर सिर्फ यूएसए की फॉरेन पॉलिसी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स
पर भी पड़ा है। तो आप समझते हैं कि यह डिसीजन क्यों लगाया गया और इसका ग्लोबल इंपैक्ट जो है वो क्या होगा। तो पहला पॉइंट आप ये बस मेंशन करो, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने 90 दिन तक रोक लगा दी है, 90 डेज फ्रीज कर दिया है फॉरेन एड को। यानी कि अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो किसी भी तरीके से पूरे दुनिया भर में उसके जितने भी वेलफेयर के कल्याणकारी प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं उस पर कोई वो फंडिंग नहीं देने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स ने यह भी अनाउंस किया है कि 2025 की G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग भी, जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हो रही है, उसको भी वो अटेंड नहीं करेगा। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स इसको अटेंड नहीं कर रहा है। ये डिसीजन जो है ये तब आया जब उसने, उसका इंटरनेशनल कमिटमेंट है भाई, वो पहले भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से जो है वो एग्जिट हो चुका है। तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर मेनली जो है वो फोकस कर रहा है। तो सबसे पहले तो 90 दिन का ये आपको पता लगी गया है कि 90 डेज पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि वो किसी प्रकार से दुनियादारी की मदद नहीं करेगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने फॉरेन एड पर 90 दिन की रोक लगा दी, जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सभी प्रोजेक्ट्स टेम्पररली बंद हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स ने यह डिसाइड किया है कि मैंने आपको बताया कि G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में वो नहीं जाएगा, और ये एक बड़ा स्टेप है जो यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के पीछे हटने की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय जो कमिटमेंट्स हो रहे हैं, जो सभी कंट्री संकल्प ले रही हैं कि इस दुनिया को बचाना है, तो वो बोल रहा है कि भाई मैं इन सबसे दूर हूं। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस हो रही है एथिकली यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। और कहीं ना कहीं बताइए यूनाइटेड स्टेट्स ये हरकत करके इंटरनेशनल फ्रंट से अपने आप को जो है वो पीछे करके खुद ब खुद, देखो क्या होता है, कई बार लोग शाणे होते हैं, बात मेरी ध्यान से समझना। इसने सोचा कि अरे मैं तो सुपर पावर, ईगो आ गया ना इसके अंदर, मैं तो सुपर पावर, मैं जहां खड़ूंगा, अपन जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो वो इस तरीके की मेंटालिटी का है। उसको लग रहा है कि मैं हट जाऊंगा, पूरी दुनिया एक तरफ मैं एक तरफ, वन मैन आर्मी। बेटा सब इकट्ठे होके पीट पीट के मारेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, इतना पीटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी। और इसका फायदा उठा देगा चाइना। देख लेना आप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, विद इन 6-7 मंथ्स आप देखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स की यह गलती चाइना के लिए कितनी फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि अब चाइना जो होगा, क्योंकि क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स दया नहीं दिखा रहा है, अब चाइना दया की बात करेगा, देखना आप विद इन 3 मंथ्स चाइना की ये वाली स्थिति जो है वो शुरू हो जाएगी हेल्प करने वाली, कि अरे यार ये तो गलत है भाई। और चाइना कुछ ज्यादा ही क्लाइमेट चेंज में जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देने लगेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया को बताने लगेगा कि आई एम द नेक्स्ट एंड द ओनली सुपर पावर, एंड दैट इज ट्रू। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जब शुरू होगा तो वो भाई इकलौती ऐसी कंट्री होगी, और इसके कारण हम भी चिंतित हैं। तो क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन समझने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सामने जो टॉपिक रखा हुआ है सिर्फ आपको वही पढ़ना है, यू हैव टू कनेक्ट द अदर टॉपिक्स ऑल्सो। यही तो गेम है सिविल सर्विसेज का। अगर मैं सिर्फ पूरी लाइन टू लाइन चीजें आपको जो पढ़ा दूंगा ना, तो वो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैं यहां पर न्यूज रीड करने के लिए नहीं आया हूं बॉस, मैं यहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने आया हूं कि मेंस के अंदर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसको हर डायरेक्शन में देखना है, नहीं तो बोल्ड आउट, समझ रहे हो। तो ये यूएस एड के अधिकारियों को एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर भेज दिया गया है। यानी कि यूएस एड मतलब समझ रहे हो आप, यूनाइटेड स्टेट्स की का ये मतलब एक डिपार्टमेंट है जो पूरे दुनिया भर में वेलफेयर का काम करता है, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड देता है। इनको इसने छुट्टी पे भेज दिया, बोला कि भैया जाओ ऐश करो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए आप, 30 दिन के अंदर वापस आने का ऑर्डर दिया गया है ओवरसीज स्टाफ को कि आप जहां जहां पर भी कहीं पर भी हो 30 दिन के अंदर वापस आ जाओ। तो यूएसएआईडी क्या है, यहां से उठकर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो ये एक अमेरिकन एजेंसी है जो ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। 1961 में फॉरेन असिस्टेंस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। 2024 में यूएस एड का टोटल बजट 44.2 बिलियन था,
जो कि यूएस फेडरल बजट का सिर्फ 0.4% है। लेकिन पूरे दुनिया भर में ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी कि जहां पर भी कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आते हैं तो उस पर ये सपोर्ट करती है, और उसका 42% ये अकेला प्रोवाइड कराता है। सोचो, यूनाइटेड स्टेट्स का जो टोटल बजट है उसका मात्र 0.4% पूरे दुनिया भर की जो इश्यूज हैं मानवता को लेकर, ह्यूमैनिटेरियन को लेकर, उसका 42% अकेला ही हैंडल कर रहा है। और अगर ये हट जाए तो सोचो, पूरे दुनिया भर में जो आज की रेट में हेल्प हो रही है अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स में या हेल्प में, कल्याणकारी जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वेलफेयर प्रोग्राम जितने भी चल रहे हैं, सब बर्बाद हो जाएंगे भाई। इसमें सोचो आप, कितने करोड़ों लोग, लाखों तो भूल जाओ, कितने करोड़ों लोग चपेट में आ जाएंगे। यूएस एड का मेजर रेसिपिएंट है, सबसे ज्यादा फायदा मिलता है यूएस एड यानी कि इस डिपार्टमेंट से यूक्रेन, इथियोपिया, जॉर्डन, सोमालिया, अफगानिस्तान को, जो आज की डेट में बड़े क्राइसिस में है। इंडिया और यूएस एड का रिश्ता 1951 से है। इंडिया को यूएस एड का सपोर्ट जो है वो मिल रहा है, लेकिन आज की डेट में डायरेक्ट फाइनेंशियल एड बहुत कम हो चुका है। तो यहां पर आप सिंपली इतना लिख दो कि ये एक अमेरिकन एजेंसी है जो किस पर काम करती है, पूरे दुनिया भर की मानवीय और विकास सहायता पर काम करती है। 1961 में एस्टैब्लिश हुई। अब ये कानून वगैरह नहीं पूछेंगे आपसे। और 2024 में, अब बस ये आंकड़ा बस थोड़ा सा ध्यान में रखना कि लगभग 42% पूरे दुनिया भर की, जो यूनाइटेड नेशन ने ट्रैक किया कि पूरे दुनिया भर की 42% मानवीय सहायता ये प्रोवाइड कराती है। और अब जब ये हट जाएगी तो सोचो कितना भारी नुकसान होगा। और सबसे ज्यादा इसको फायदा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, मतलब इसका फायदा मिलता है यूक्रेन, इथियोपिया, जॉर्डन, सोमालिया और अफगानिस्तान को। तो ये लिख लेना, है ना। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हो, आपके पास पीडीएफ है तो आप डायरेक्ट पीडीएफ पे जो है वो उठा लो और लिख लेना। जो जो मैं हाईलाइट करता हूं बस वही लिखा करो। अब सुनो, इंडिया पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो यूएस एड के कारण इंडिया में भी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। यूएस एड के प्रोजेक्ट चल रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, फूड में, डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम्स इसके चल रहे हैं। मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों की संख्या में लोग जो यूएस एड पर डिपेंडेंट है, उनको सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, जो हमने देखा। यूएस का इंटरनेशनल एड से पीछे हटना एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। चाइना और रशिया को अपनी इंफ्लुएंस बढ़ाने का एक और मौका मिलेगा। देखो, मैं जो बताता हूं ना गाइस, वो सिर्फ ऐसे ही जो है वो नहीं बताता हूं, इसके पीछे एक बड़ी स्टडी जो है वो होती है। तो चाइना इसमें मेनली जो है वो आगे जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि रशिया जो है वो अभी खुद अपनी प्रॉब्लम्स में जो है वो यूक्रेन के कारण अटका हुआ है। बट इसका फायदा, इसका फल जो है वो सबसे ज्यादा चाइना उठाएगा। G20 में यूएस की कमी ग्लोबल डिसीजन मेकिंग डायनेमिक को शिफ्ट कर सकती है। भारत एक डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज के बीच एक ब्रिज बना हुआ है, खासकर G20 फ्रेमवर्क के अंदर। यूएस का G20 में रोल कम होने से भारत के लिए नए जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आ सकती। चैलेंजेस इसलिए क्योंकि यूएसए हमारा एक अच्छा पार्टनर है, वो जब यहां पर नहीं होगा तो इंटरनेशनल सीट में जो है वो, यानी कि जो पूरा जो ग्रुप है उसमें हमें सपोर्ट के चैलेंजेस हो सकते हैं। हेल्थ, वैक्सीनेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पर भी इंपैक्ट हो सकता है। भारत को खुद के डोमेस्टिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एक एफिशिएंटली एलोकेट करना पड़ेगा, यानी कि रिसोर्सेज को, यानी कि हम खुद के फंड्स डेवलप करें अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को अब रिजॉल्व करने के लिए, कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से पैसा नहीं आएगा। तो दैट इज द पॉइंट जो अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो याद रखना, यूएसए और इंडिया के रिलेशन जो है वो शुरू है 1951 से, राइट। इंडिया इमरजेंसी फूड एड एक्ट के तहत, वो लिखने की आवश्यकता वगैरह नहीं है, 1951 बस थोड़ा सा ध्यान में रखो। बहुत सारे एरियाज में हेल्प करता है ये इंडिया के अंदर, जैसे कि एजुकेशन में, इम्यूनाइजेशन में, राइट, टीकाकरण में, यानी कि पोलियो खत्म करने में, HIV, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों को खत्म करने में यूएसएड सहायता करता है। 1.5 बिलियन यूएस डॉलर अभी तक पिछले कुछ दशकों में इंडिया को यूएस एड की तरफ से जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो ये चाहो तो ये भी मेंशन कर सकते हो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूएस एड का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर जो है वो 50 मिलियन यूएस डॉलर से भी
ज्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि डिक्लाइन हुआ बट फिर भी अच्छा खासा है, बट ये भी चला जाएगा तो इंडिया को प्रॉब्लम्स तो होंगी होंगी, है ना। तो इस एड के रुकने से पूरे दुनिया भर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, करोड़ों की संख्या में लोग जो है वो भूख से मरेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, इमरजेंसी रिलीफ नहीं मिल पाएगी। तो ये बड़ी स्थिति खराब हो सकती है, चाइना रशिया जो है वो इसमें पेड़े खाएंगे। तो यही चीज है, इंडिया को भी जो है इंडिया पर भी इंपैक्ट होगा। इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है। तो G20 में यूएसए का ना होना इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी ला सकता है और चैलेंजेस भी ला सकता है। बट हालांकि इंडिया ने जो है अपनी डिपेंडेंस फॉरेन एड के ऊपर जो है वो रिड्यूस करी है, क्योंकि हम आज की डेट में बहुत सारी चीजें खुद से करने पर फोकस जो है वो कर रहे हैं, और इस पर हमें और फोकस करने की आवश्यकता है। बस जितनी चीज मैंने मार्क करवाई है बस उतनी देखो। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुई। 2008 से इसकी समिट लेवल एंगेजमेंट स्टार्ट हुई। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, और इसकी प्रेसिडेंसी कंट्रीज के बीच में रोटेट होती रहती है। इंडिया ने 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी संभाली थी, वासु देव कुटुंबकम ये थीम के साथ। तो ये क्वेश्चन भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इंडिया की थीम है 2023, याद रखना, राइट। और G20 के अंदर 19+1 हम लोग को यानी कि 19 मेंबर कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है, और इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ना इसका हेडक्वार्टर है। G20 का अगर कोई पूछ ले तो ध्यान में रखना। 2008 से इसने बातचीत जो है वो करना शुरू कर दिया, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। हालांकि इसको स्टैब्लिश करने की प्लानिंग ऑलरेडी 1999 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान ही हो चुकी थी, और कहा गया था कि एक ऐसा फोरम होगा जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स बैठेंगे और पूरे दुनिया भर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने पर फोकस करेंगे। तो ये पूरे पॉइंट्स थोड़े G20 से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। अब यूएस फॉरेन एड फ्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको कुछ प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस की बात करूं, बाकी ये सब चीजें रिपीट हो गई हैं, पहले आप ये सुन लो। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस एड क्या है, इसके क्या फंक्शंस है, ये पूछ सकते हैं। यूएस फॉरेन एड फ्रीज करने का ड्यूरेशन कितना है, जैसे 90 दिन के लिए फ्रीज करने की बात हुई, और उसका इंपैक्ट क्या होगा, ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं। यूएस एड असिस्टेंस मेजर तौर पर किसको मिलता है, जो मैंने आपको बताया था ना, यूक्रेन वगैरह जो कंट्री है, जॉर्डन, है ना, तो इनको मेजर असिस्टेंस मिलता है। इंडिया और यूएस एड का संबंध कितना पुराना है और कितना, अगर हम बात करें कितना है, तो 1.5 बिलियन यूएस डॉलर, थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर G20 का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं वगैरह, ऐसे क्वेश्चन मेंस के अंदर ये आ सकता है। यूएस फॉरेन पॉलिसी और भारत के लिए इसका इंपैक्ट पूछा जा सकता है, तो उस पर प्रैक्टिस रखिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो गाइज ये एक डिटेल डिस्कशन था यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन एड फ्रीज और इसका जो ग्लोबल इंपैक्ट क्या है, भारत पर क्या इंपैक्ट है इसके बारे में। तो ये डेफिनेटली वाला क्वेश्चन जो है वो आएगा। G20 के अंदर जो चैलेंजेस हैं बहुत बेसिक चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, बट हाँ एक इंपॉर्टेंट है, अभी रशिया यूक्रेन के क्राइसिस जो है वो चल रहे हैं। चाइना स्ट्रेटेजिकली एक्सपेंड जो है वो कर रहा है, जैसे साउथ चाइना सी में अपना कब्जा करने की कोशिश, और इवन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसको अपन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं, 3 कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने पर टारगेट कर रहा है। नाटा जो है वो उसका इन्फ्लुएंस हम लोग को ग्लोबल सिक्योरिटी अफेयर्स पर देखने को मिलता है। दीज आर द चैलेंजेस जो आज की डेट में जो है वो देखने को मिल रहा है। तो पूरे दुनिया भर में स्थिति खराब हो सकती है भाई। यूएसए को फिर से विचार जो है वो करना चाहिए कि ऐसी चीज ना करे वो, क्योंकि ऐसी चीज करके यूएसए देखना आप अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी जो है वो मार रहा है। इंटरनेशनली नफरत हो जाएगी सभी कंट्रीज को जो है वो इससे, और सभी कंट्रीज है उसको कॉर्नर कर देंगी। अब देखना, खुद खुद देखना आप 3 महीने बाद क्या होगा, जो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से जो है वो क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये देखो, ये वाला टॉपिक सिर्फ सुनने वाला टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक है जो इलेक्शंस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों से जुड़ा हुआ है। इलेक्टोरल फ्रीबीज क्या होता है समझते हो ना, जैसे कि इलेक्शंस के दौरान ये जो कैंडिडेट्स होते हैं ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अरे हम तुम्हें साइकिल दे देंगे, हम तुम्हें लैपटॉप दे देंगे, अरे सबको मोबाइल मिलेगा, सबके खाते में 15,000 रुपए आएंगे। है ना, तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, है ना, हमें देखने को और सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भैया। और इवन आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू गाइज आर फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट्स हो, ऑफिसर्स हो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर इमोशनल मत होना, है ना। रीजन मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ने वाले लोग जो हैं
आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ये आम आदमी है, ठीक है, ये कॉमन मैन है। यू गाइस आर वर्किंग फॉर whom? फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस, फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस कंट्री। इस कंट्री के कल्याण के लिए, मतलब कंट्री के लोगों के कल्याण के लिए आप काम कर रहे हो। सिविल सर्वेंट बनोगे ना, पब्लिक के सेवक, जनता के सेवक। तो आपको जनता पर फोकस करना है। हाँ ठीक है, जनता जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को चूज करे, कोई भी आपके ऊपर जो है बैठा हो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का, आपको उस पर जो है फोकस नहीं करना। तो हमेशा अपने आप को न्यूट्रल रखो पॉलिटिक्स से, क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो दैट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू इन मेंस, क्योंकि जैसा माइंडसेट रहेगा वैसा चीजें लिखोगे और वैसे ही इंटरव्यू में जो है वो बोलोगे। क्लियर? तो कभी भी कौन लड़ रहा है कांग्रेस बीजेपी को लेकर, आपको उसके बारे में कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। जिसको जो बोलना है बोले। आपको कमेंट करना है पॉलिसीज के ऊपर, उनके प्रोज और कॉन्स के ऊपर, बस। हाँ ये पॉलिसी आई है, ये पॉलिसी अच्छी है भाई, इसके इतने बेनिफिट्स हैं, बस दैट्स इट। तो हम इसी चीज के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे, फ्रीबीज के बारे में स्पेशली। और ये भाई देश की इकोनॉमी को कैसे डैमेज कर रहा है ये आज आप समझ जाओगे। तो इलेक्टोरल फ्रीबीज क्या होते हैं? तो आरबीआई की डेफिनेशन के अनुसार फ्रीबीज वो पब्लिक वेलफेयर मेजर होते हैं जो बिना किसी कॉस्ट दिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर इनका पॉलिटिकल मोटिव होता है। एग्जाम्पल, फ्री बिजली, फ्री पानी, कैश ट्रांसफर करना, फ्री लैपटॉप्स देना, फ्री बस राइड। तो ये फ्रीबीज होते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि वोटर्स को अट्रैक्ट करना और इलेक्शंस जीतना। और मुद्दा यही है, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी पर बर्डन पड़ता है और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस पीछे होती है। तो लिख लो भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या डेफिनेशन दी है, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि फ्रीबीज जो है वो क्या है। फ्रीबीज हम लोग को देखने को मिलते हैं कि पब्लिक वेलफेयर मेजर जो फ्री ऑफ चार्ज में प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स बस लिख लो, वैसे तो आपको पता ही है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। और इसके कारण बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है, राइट। फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, भाई सरकार अगर इलेक्शन जीतने के लिए इस प्रकार से पैसा जो है वो उड़ाएगी तो कितनी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। टॉपिक इसलिए आया क्योंकि 2025 का दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत सारी ऐसी चीजें अनाउंस करी हैं वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जिसके अंदर कैश ट्रांसफर, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर बेनिफिट, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिकल हेल्थ है उसको तो बर्बाद कर देगी। तो मेरी बात ध्यान सुनो, क्या फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम एक ही चीज है? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, यस और नो में। क्या फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम एक ही है? यानी कि अगर किसी कैंडिडेट ने खड़े होकर बोला कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, अरे फ्री फ्री फ्री, और वेलफेयर स्कीम जो होती है, कल्याणकारी स्कीम जो होती है, वो क्या सेम है? क्योंकि वेलफेयर स्कीम में भी कई बार गरीब लोगों को जो है वो फ्री में जो है वो काफी सारे सामान मिल जाते हैं। हाँ, स्कीम के तहत सरकार होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके असिस्टेंस के लिए, मतलब उसको व्हील चेयर वगैरह दे दी, स्कीम्स वगैरह के थ्रू होता है ये। कोई पिछड़ा बच्चा है उसको स्कॉलरशिप जो है वो दे दी। तो क्या ये फ्रीबीज और ये वेलफेयर स्कीम क्या एक है? बताओ। तो नहीं गाइस, ये एक नहीं है। क्या होता है, इलेक्टोरल फ्रीबीज पॉलिटिकल गेन के लिए होते हैं, चाहो तो लिख लो। इलेक्टोरल फ्रीबीज, 4 पॉइंट्स बताऊंगा, पॉलिटिकल गेन के लिए होते हैं। दूसरा पॉइंट, शॉर्ट टर्म रिलीफ होते हैं। तीसरा पॉइंट, इसके एग्जांपल्स, इसमें फ्री टीवी, फ्री कैश, फ्री इलेक्ट्रिसिटी ये मौजूद होता है। और चौथा पॉइंट, इसका इंपैक्ट फिजिकल बर्डन होता है, यानी कि सरकार के ऊपर जो है बर्डन बढ़ जाता है, सरकार के राजकोष पर। समझ रहे हो? तो ये 4 पॉइंट इलेक्टोरल फ्रीबीज के। अब 4 पॉइंट बताऊंगा वेलफेयर स्कीम के। वेलफेयर स्कीम होती है सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, जैसे कि इलेक्टोरल फ्रीबीज किसके लिए थी? पॉलिटिकल गेन के लिए। बट वेलफेयर स्कीम सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, समाज के उत्थान के लिए। दूसरा, जैसे इलेक्टोरल फ्रीबीज शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए होती है कि भाई इलेक्शन जीत जाए, ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए होती है वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम में आता है जैसे आयुष्मान भारत, मिड डे मील, मनरेगा, है ना, ये एग्जांपल्स हैं। और वेलफेयर स्कीम ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए होती है, ना कि गिराने के लिए। तो फ्रीबीज शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं, लेकिन गवर्नेंस और इकोनॉमी के लिए बर्डन बन सकते हैं। वेलफेयर स्कीम्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं। समझ रहे हो? तो वो यही चीज है। अब
इसके सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स की बात करें तो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी कई बार होते हैं फ्रीबीज के, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और सब्सिडी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ सकती है ना। सोशल सिक्योरिटी, फ्री में खाना देने से, फ्री में गरीबों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने से पिछड़े लोगों को अच्छा सपोर्ट मिल जाता है ना। फिर इसके अलावा कंज्यूमर स्पेंडिंग बूस्ट होती है, जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो डिमांड और कंजम्पशन बढ़ेगी, जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करेगा। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और दूसरी स्कीम गरीबों की गरीबी कम करने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी है, बट वो उतने देखने को मिलते नहीं है, इसलिए इस वाले पॉइंट को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। फिस्कल बर्डन, स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर का बजट कट हो सकता है। एक्सेसिव स्पेंडिंग फ्रीबीज से कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये कम हो जाता है। टैक्स बर्डन मिडिल क्लास के ऊपर जो है वो पड़ता है कि नहीं, क्योंकि भाई अल्टीमेटली अब सरकार के पास पैसा खत्म हो जाएगा तो सरकार टैक्स बढ़ाएगी, तो मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स बर्डन का बोझ जो है वो पड़ जाता है। पॉलिटिकल जो पॉपुलिज्म डेवलपमेंट के ऊपर होता है, यानी कि फ्रीबीज का उपयोग शॉर्ट टर्म वोट बैंक बनाने के लिए होता है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं होता। समझ रहे हो आप बात? तो ये फ्रीबीज हमेशा नुकसानदायक ही है, इसके शॉर्ट टर्म फायदे, बट ये पूरी तरह से नुकसानदायक है। समझ रहे हो आप? अब कुछ पर्टिकुलर, अच्छा एक दो चीजें मैं और कुछ इसके बारे में बताना चाहूंगा कि फ्रीबीज की जगह आपको जो है वो क्या करना चाहिए, यानी कि वे फॉरवर्ड में अगर आप लिखना चाहो सोल्यूशन, तो कि देखो इसकी जगह आपको नीड बेस्ड असिस्टेंस दी जाए, जो सिर्फ गरीब और वल्नरेबल ग्रुप को मिले। मतलब आप यार देखो, फ्रीबीज अगर आपको प्रोवाइड कराना ही है तो आप भाई सामने वाले की इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन के आधार पर दो, स्कीम की तरह दो। भाई जिसको जरूरत नहीं है वो उसको भी मिल जाता है ना फिर फायदा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर से लीकेज और करप्शन कम हो सकता है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करो, ताकि लोग जो है वो एजुकेटेड हो सके, है ना, खुद से कमाना सीख सकें। टैक्स रिफॉर्म्स करो, टैक्स में सुधार लाओ। वेलफेयर फंडिंग को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर टैक्स पॉलिसी बनाओ। फ्रीबीज और इलेक्शन प्रॉमिस को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस बनाओ। इसके लिए कुछ केस भी आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था, एस सुब्रमण्यम बालाजी का केस। उसमें कहा था कि फ्रीबीज लेजिस्लेटिव डोमेन का पार्ट है और जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती। फिर 2022 की एक्सपर्ट पैनल बनी थी फ्रीबीज पर, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल पैनल बनाने का सजेशन दिया था जो फ्रीबीज के इंपैक्ट का आकलन करे। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगी थी 2024 में, इलेक्शन फ्रीबीज को चैलेंज करने वाली एक पिटीशन को अर्जेंट सुनवाई नहीं दी गई, जो जुडिशरी की रिलेक्टेंस को दिखाता है। तो ये वाला केस अगर चाहो तो याद रख सकते हो। इस केस में क्लियरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि फ्रीबीज जो है वो भाई हमारा क्षेत्र अधिकार नहीं है, ये बेसिकली लेजिस्लेटिव का क्षेत्र अधिकार है, विधायी क्षेत्र में आती है, ये हमारे क्षेत्र में नहीं आती। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। कुछ फ्रीबीज जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ तक अलाइंड है ना। बस यही चीज थी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इलेक्टोरल फ्रीबीज का इंपैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट इस पर देखने को जो है वो हम लोग को मिल सकता है। दिल्ली का फिस्कल सरप्लस में 35% की गिरावट आई है, पता है आपको? 35% यहां पर मेंशन होगा, नहीं है क्या यहाँ पर मेंशन? इन लोगों ने नहीं किया शायद। दिल्ली में बहुत ज्यादा गिरावट आई क्योंकि हर चीज फ्री फ्री करने का देखो लिखा भी है ना, दिल्ली के अंदर रेवेन्यू सरप्लस के अंदर 35% की गिरावट हम लोग को जो है वो देखने को मिली है, 35% की। फिर इसके अलावा वेलफेयर और फ्रीबीज के बीच एक क्लियर आपको वो इसकी आवश्यकता है, डिस्टिंक्शन की आवश्यकता, ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है भाई। जब वोटर्स को फ्री चीजें दी जाती है ना तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और गवर्नेंस को जज नहीं करते, सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं। ऑब्वियस ही बात है, किसी को फ्री चीज मिल जाए तो वो सिर्फ जो है वो शॉर्ट टर्म चीजों को जो है वो देखेगा, वो लॉन्ग टर्म चीजों पर जो है फोकस नहीं करेगा कि इससे देश का कितना नुकसान जो है वो होने वाला है। और इससे सरकार के ऊपर कर्जा भी बढ़ता है, क्योंकि सरकार ने एक बार कमिट, मतलब किसी कैंडिडेट ने कमिट कर दिया, फिर वो अपनी सरकार जब बनाते तो सबसे पहले अपने कमिटमेंट को फुलफिल करते हैं, जिससे कि उनकी पॉपुलैरिटी बनी रहे। बट ये पूरा पैसा तो टैक्स पेयर के मनी से निकाल कर जो है वो लगाया जाता है ना।
तो जो आप लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में जो पैसे लगाने वाले थे वो आपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए रहे हो पैसा लगा दिया। तो सोचो, तो इससे कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत है। तो यही था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, बाकी इस टॉपिक में कुछ ज्यादा था नहीं। हमें फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 जो है उसको और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, और ये इंश्योर करने की आवश्यकता है कि सरकार जो है वो मतलब सही तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से खर्चे करे। समझ रहे हैं? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। इसमें प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्टोरल फ्रीबीज की क्या डेफिनेशन है, वेलफेयर स्कीम्स वर्सेस फ्रीबीज के बारे में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का केस जो फ्रीबी से रिलेटेड था, जो मैंने आपको सुब्रमण्यम का बताया था, तो वो थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। एस सुब्रमण्यम था ना, एस सुब्रमण्यम बालाजी केस 2013, याद आ रहा है? फिर आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में पूछा जा सकता है। एफआरबीएम एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज पढ़ना आप इस कानून को। ये कानून अलग से कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता ही है, और ये आपके बेसिकली सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एफआरबीएम एक्ट। तो इसके बारे में तो आपको अच्छी जानकारी, पूरे पॉइंट्स पता होने ही चाहिए। मेंस में इलेक्टोरल फ्रीबीज और डेमोक्रेटिक एथिक्स पर डिस्कस करने के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना? तो ये चीजें, तो इलेक्टोरल फ्रीबीज गाइज एक दो धारी तलवार है। ये वोटर्स को अट्रैक्ट तो करती है, लेकिन इकोनॉमी और गवर्नेंस पर लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो डाल सकती है। तो ये टॉपिक आप मेंस में उपयोग कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक भी कुछ इसी प्रकार से हल्का फुल्का मिलता जुलता टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, फिजिकल बर्डन से रिलेटेड ये वाला टॉपिक भी है। नेक्स्ट वाला फिजिकल फेडरलिज्म। तो भारत आपको पता है एक फेडरल स्ट्रक्चर है, क्वाजी फेडरल भी हम लोग इसको बोलते हैं, है ना? हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों है, यस, और लोकल गवर्नमेंट भी है। कौन सी लोकल गवर्नमेंट? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ फटाफट। लोकल गवर्नमेंट में क्या चीज आती है? 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखो यार, हम लोग जब एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो हम लोग फाइनेंशियल पावर शेयरिंग हमारे अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी पैसा आ रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आ रहा है जो वो कलेक्ट कर रहे हैं, वो सेंटर और स्टेट आपस में एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें। और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को भी मिलना चाहिए, पंचायत म्युनिसिपैलिटीज को। बट क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। ये फाइनेंशियल पावर शेयरिंग ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब ही है कि सेंटर और स्टेट के बीच रेवेन्यू शेयरिंग और फिस्कल या फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का फंडिंग पैटर्न एक मेजर इशू है, जिसमें सेंटर की पॉलिसीज स्टेट के फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को कमजोर करती हैं। और आज यही हम समझेंगे, फिस्कल फेडरलिज्म, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के चैलेंजेस, और भारत की इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट क्या है। ये तीन चीज इस आर्टिकल के अंदर आपको पता लगने वाली है। फिजिकल फेडरलिज्म पता है आपको क्या होता है? ध्यान सुनो। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पैसा जो है वो सभी के पास बटे, सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि सेंटर और स्टेट अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से फुलफिल कर सकें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो आर्टिकल्स, एक्चुअल में तीन आर्टिकल, 270, 275 और 282, ये तीन आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 270 और 275 बोलता है कि टैक्स डिवोल्यूशन के थ्रू सेंटर का रेवेन्यू शेयर स्टेट्स को मिलता है, राइट? यानी कि आप टैक्स जो भी आएगा तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, और उसके थ्रू सेंटर का जो भी कमाया हुआ पैसा होता है, कमाया हुआ शेयर जो होता है वो स्टेट्स को मिलेगा। आर्टिकल 282 कहता है कि सेंटर और स्टेट डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स दे सकते हैं, जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों ही, जैसे सेंटर जो है वो उसको किसी स्टेट को अनुदान देना है, एक्स्ट्रा हेल्प करनी है, तो वो बिना फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को देखे हुए इंडिपेंडेंटली जो है वो दे सकते हैं। अब मुद्दा यही है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है ना, इसके थ्रू सेंटर स्टेट की फिजिकल ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। सेंटर जो है वो सिर्फ उन्हीं स्टेट को फायदा दे रहा है जिस स्टेट में उसकी सरकार है, यानी कि इक्वल सरकार है। समझ रहे हो आप? तो ये तो इशू है ही सबसे बड़ा। तो इसी पर ही हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो हुआ यही है, देखो लिखा है कि सेंटर ने कम कर दिया है, सेंटर ने रिड्यूस कर दिया, लिखने की जरूरत नहीं अभी आपको।
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का एलोकेशन 91,000 करोड़ तक यानी कि 18% बजट एस्टीमेट का कम कर दिया है, जब डिस्कवर किया गया कि 1.6 लाख करोड़ जो है वो पिछले ट्रांसफर से खर्चा ही नहीं किए गए। काफी सारी स्टेट्स ने क्रिटिसाइज किया इस मूव को कि भाई ये तो फिस्कल फेडरलिज्म के लिए खतरा है बहुत बड़ा, राजकोषीय संघवाद के लिए खतरा है, इसको कमजोर कर रहा है। और आर्टिकल 282 के को लेकर जो है वो चिंता व्यक्त करी कि संविधान के आर्टिकल 282 का पालन जो है वो नहीं हो रहा है। और केंद्र ने जस्टिफाई किया अपने डिसीजन को ये कहते हुए कि भाई स्टेट अपने फंड्स को इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर रही है, हमने पहले दिया था, आपने जो है वो फंड का यूज ही नहीं किया, तो इसलिए हमने फंड कम कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 282, ये सिर्फ बस लिख लो, है ना, इसको डिटेल में नहीं लिखना है, सिर्फ आर्टिकल का नाम लिख लो जो आप बाद में पढ़ोगे, क्योंकि आपके पॉलिटी में इससे रिलेटेड नोट्स आपके बनवाए बनवाए जाएंगे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि आर्टिकल 282 अलाउ करता है दोनों ही यूनियन और स्टेट को कि भाई वो ग्रांट्स दे सकते हैं पब्लिक पर्पस के लिए, राइट। और आर्टिकल 270 275 यही बोलता है कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के थ्रू ये बाउंडेड नहीं है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, बट उससे पहले ये क्या लिखा हुआ है, दो केसेस भी हैं हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट ने भीम सिंह का केस था 2010 का, उसमें यूनियन की पावर को सही ठहराया कि यूनियन जो है वो भाई अपने हिसाब से बिना फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से अनुदान दे सकते हैं। राम जवाया कपूर का केस था 1955 का, इसमें कोर्ट ने बोला अप्रोप्रिएशन एक्ट जो है वो जस्टिफाई कर रहा है एक्सपेंडिचर को 282 के अंदर, यानी कुल मिलाकर आर्टिकल 282 को बिल्कुल सही करार सही डिक्लेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह बिल्कुल सही है, सेंटर अपनी मर्जी से बिना किसी के रिकमेंडेशन के अंडर या उसके दबाव में, मतलब इंडिपेंडेंटली जिसको चाहे उसको, जिस स्टेट को चाहे उसको जो है वो अनुदान दे सकती है, ग्रांट दे सकती है। अब मुद्दा कहां है उसको समझने से पहले आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है ये पहले समझना जरूरी है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में। देखो आप, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम है जो सेंटर के बजट से फंड होती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसका फंडिंग पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके का हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि 60-40 होता है जनरल स्टेट्स के लिए, 80-20 होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, और 90-10 जो होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के लिए। समझ रहे हो? अब एग्जाम्पल की अगर हम जो है वो चर्चा करें, यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए, हाँ दिए हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मनरेगा हुआ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मिड डे मील स्कीम हुई, स्वच्छ भारत मिशन हुआ, है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, है ना। तो ये सब जो स्कीम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, ये स्कीम जो है वो कौन सी है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, है ना। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। तो ये स्वच्छ भारत मिशन स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, देखो इसमें लिखा भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन अक्सर एग्जाम में आता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम वर्सेस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यानी कि फंडिंग शेयर्ड होगी, और सेंट्रल सेक्टर मतलब पूरी तरह से पूरा 100% पैसा जो है वो दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। एज सिंपल एज दैट, इसमें और कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं। समझ गए आप ये वाली बात? अब सुनो आगे की बात, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के मेजर चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं। देखो यार, सबसे पहली चीज तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की फंडिंग कंडीशन स्ट्रिक्ट होती है, जिसमें स्टेट के पास पॉलिसी को मॉडिफाई करने का स्कोप नहीं होता। मतलब सेंटर ने पॉलिसी बनाई और स्टेट को बस उसे इंप्लीमेंट करना है, स्टेट उसको मॉडिफाई नहीं करेगी। एग्जाम्पल, पोषण अभियान में यानी कि मिड डे मील स्कीम में राज्य अपने टारगेट ग्रुप्स या न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स को चेंज नहीं कर सकते, जो लोकल नीड्स को जो है वो कमजोर करता है। भाई उस लोकल क्षेत्र के अंदर जैसे कि वो जरूरत ही नहीं है लोगों को, वहां पर दूसरे लोगों को जरूरत है, तो वो टारगेटेड लोगों को चेंज करने की वो ही नहीं दे रहा है फैसिलिटी। समझ लो, 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से सेंटर टोटल रिसोर्स का 63% कलेक्ट करता है, लेकिन खर्चा सिर्फ 38% कवर करता है।
सोच रहे हैं आप कि केंद्र सरकार पैसा ले तो रही है, बट देने के मामले में दे कम रही है। बाकी 62% खर्चा स्टेट्स को मैनेज करना पड़ता है सिर्फ 37% रिसोर्सेस के साथ। रिजल्ट, स्टेट की फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है वो सेंटर पर बढ़ती जाती है। इवन इसकी इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम भी हम लोग को, देखो ये 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंड लिखने की जरूरत नहीं है। इवन एक और इशू है इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम, स्टेट की फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करती है, रिजिड गाइडलाइन है। यानी कि सेंटर ने स्कीम बनाकर बोला कि इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करो तो इस तरीके से ही करो। फिर करप्शन और मिसमैनेजमेंट के केस भी फिर सामने आए हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है कई बार। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का उपयोग पॉलिटिकल एजेंडा पुश करने के लिए होता है, जिसमें स्टेट की ऑटोनॉमी पर इंपैक्ट होता है। 2022 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 50,000 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, जो सिर्फ उन राज्यों के लिए था जो पब्लिक सेक्टर डिस इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती थी। समझ रहे हो? ये देखो, सिर्फ उनके लिए था जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को बेच दे। यानी कि जो केंद्र की बात मानेगा वो उस राज्य को केंद्र का फाइनेंशियल फायदा जो है वो प्राप्त होगा। ये कौन सी बात हुई भाई? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का उपयोग पॉलिटिकल एजेंडा के लिए कर रही है सीधे सीधे, है ना। 2014-15 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का शेयर टोटल फिजिकल ट्रांसफर का सिर्फ 7.5% था, जो 2022-23 में 47% तक बढ़ गया। फिजिकल डेफिसिट बढ़ने से स्टेट्स की बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ रही है गाइस। यानी कि अब सीधे सीधे इस प्रकार से अगर आप चीजों को कर रहे हो, कुछ को बेनिफिट दे रहे हो, कुछ को बेनिफिट नहीं दे रहे हो, तो इसमें एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहां पर लिखी नहीं है इस आर्टिकल के अंदर, वो है डेवलपमेंट गैप की प्रॉब्लम, कि कहीं पर डेवलपमेंट हो रहा है कहीं पर नहीं हो रहा। इसलिए तो दूसरे जिन स्टेट्स के अंदर डेवलपमेंट नहीं होता, फिर वहां पर लोग बाग जो है वो धरने पर बैठते हैं, चिल्ला चोट करते हैं। तो पूरी ओवरऑल इंडिया का इक्वल डेवलपमेंट, इक्वल ग्रोथ नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ दिस इशू। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को फेडरलिज्म के कंसेप्ट को हटा देना चाहिए क्या? नहीं। संघवाद का कंसेप्ट अगर हट गया तो भाई बहुत दिक्कतें बढ़ जाएंगी, फिर तो डिक्टेटरशिप वाली कहानी शुरू हो जाएगी। मेन चीज ये है, जब आप अपने आंसर में सोल्यूशन लिखें तो आपको इस चीज पर ध्यान देना जरूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जो सत्ता में जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो गवर्नमेंट है जिसकी सत्ता है, उसको बेसिकली संविधान का सही तरीके से पालन करना चाहिए। और ये इंश्योर करना चाहिए कि बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के, आप सभी स्टेट्स को इक्वली ग्रो करने का मौका दो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो। एक्सपर्ट एडवाइस पर के रिकमेंडेशन मानो, एक्सपर्ट एडवाइस को जो है वो एडॉप्ट करो, जैसे फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को मानो। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के मेजर चैलेंज यही है यार, कि इसकी फंडिंग कंडीशन स्ट्रिक्ट होती है, स्टेट के पास पॉलिसी मॉडिफाई करने का स्कोप नहीं होता, है ना। ये पूरी चीज मैंने आपको बता दी, रिजिड गाइडलाइंस होती हैं। तो ये थोड़ी चीजें ध्यान में रखना बस आप। फिर मैंने आपको इसके डिफरेंस भी बता दिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के डिफरेंस और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के डिफरेंस। ठीक है, तो बस यही चीजें हैं। आर्टिकल 282 का मिसयूज हो रहा है या ओवर यूज हो रहा है, आप ये कह सकते हो, है ना। तो उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, इस पर सरकार को समझना होगा। स्टेट्स का फाइनेंशियल बर्डन को कम करना जरूरी है, बेटर फंडिंग के थ्रू। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर फोकस करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज की डेट में बहुत चल रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सेंटर और स्टेट्स के बीच रेगुलर बातचीत होनी चाहिए पॉलिसीज को लेकर। इंटर स्टेट काउंसिल और नीति आयोग इसका सोल्यूशन है, इसके थ्रू हम बातचीत बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये चीजें प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल 270, 275, 282 याद रखना, जो मैंने आपको लिखने के लिए भी कहा है। फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है ये आपको पता होना चाहिए। 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन आज पढ़ेंगे आप, ये टास्क है आपका कि 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को आप पढ़ोगे। मेंस में भी पूछा जा सकता है कि फेडरलिज्म और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के बारे में बताएं, इसके बीच में क्या रिलेशन है वो बताएं। तो ये चीजें ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने तैयारी जो है वो रखनी है। तो होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे जो है वो बढ़ रहे हैं गाइस। तो भारत में स्पोर्ट्स का एक मेजर इशू है, पता ही है आपको, गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी।
स्पोर्ट्स फेडरेशन पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रभाव है। होता है ना कई बार, कोई पॉलिटिकल पावर वाला व्यक्ति जो है वो कई बार बोलता है कि नहीं इस लड़के को ले लो, हमारे वाले इसको छोड़ो। मतलब कई बार टैलेंटेड जो व्यक्ति होता है वो पीछे हो जाता है, और जिसके पास सोर्स है वो आगे हो जाता है। ये सिर्फ स्पोर्ट्स की कहानी नहीं है, हर फील्ड की कहानी हम लोग को देखने को मिलती है कि जिसको वाकई में जिसके पास टैलेंट है, बट जिसके पास जो है वो जुगाड़ नहीं है, या जिसके पास सोर्स नहीं है ना, फोन कॉल नहीं है कि भाई किसी बड़े अधिकारी का हाथ नहीं है, तो वो बेचारा पीछे हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने युवा खेल मंत्रालय, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है ना हमारी, इसको डायरेक्शन दिए हैं। क्या डायरेक्शन दिए हैं? कि वो इंश्योर करे कि इंडियन कबड्डी प्लेयर 2025 एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करें। ये ऑर्डर एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के सस्पेंशन के बाद आया, जिसमें गवर्नेंस फेलियर और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को हाईलाइट किया गया। तो क्या स्पोर्ट्स गवर्नेंस रिफॉर्म्स जरूरी हैं? क्या भारत एक ग्लोबल स्पोर्ट पावर हाउस बन सकता है? तो इन्हीं सब टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले लिख लेना, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि अब वो इंश्योर करें कि हमारे इंडियन कबड्डी प्लेयर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में पार्टिसिपेट करें। अभी क्या हुआ था कि एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड किया गया इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के द्वारा। ये भी लिखेंगे आप। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ गया था स्पोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि ये पॉलिटिकल फील्ड से जो लोग बिलोंग कर रहे थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वही सिर्फ रिकमेंड कर रहे थे अपने खुद के पर्सनल चॉइस के लड़कों को। या करप्शन देखने को मिल रहा था सीधे सीधे। तो कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया कि भाई ये गलत है। स्पोर्ट्स की बॉडी के अंदर जो है वो फॉर्मर जजेस और ब्यूरोक्रेट्स का डोमिनेंस है। और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की बात करी इन्होंने कि भाई डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो है वो होने चाहिए, और सेंटर जो है उसको कहा गया कि वो एक्सप्लोर करें डिप्लोमेटिक चैनल को इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, और इन्वेस्टिगेट करें पूरे मुद्दे को। तो यही चीज है। तो देखो यार, आज की डेट में इशू क्या है? तो सबसे बड़ा तो इशू है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल का। स्पोर्ट्स फेडरेशन पर एक्स पॉलिटिशियंस और एक्स ब्यूरोक्रेट्स, यानी जो रिटायर्ड होते हैं ना, इनका कंट्रोल होता है, जो प्रोफेशनल एथलीट्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से दूर रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पोर्ट फेडरेशन तभी इफेक्टिवली काम करती है जब उन्हें स्पोर्ट्स पर्सन लीड करें, ना कि कोई पॉलिटिकल अपॉइंटी, ऑब्वियसली। तो लिख लेना भाई स्पोर्ट्स गवर्नेंस के इशू, क्योंकि ये चीज भूल सकते हो। सिर्फ बुलेट पॉइंट लिखना, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सिर्फ ये बुलेट पॉइंट जितने भी लिखे ना, 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे आप। मैं आपको समझाते चलता हूं, बस आप लिखते चलो। दूसरा पॉइंट, ओपेक इलेक्शन एंड मोनोपोली। इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं होते और कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल फेडरेशन पर मोनोपोली बना लेते हैं। अब जैसे इससे पहले जो है वो इलेक्शन हुआ था कबड्डी का, इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। इसमें देखा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको इग्नोर भी कर दिया। पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस से डिसीजन मेकिंग में फेयरनेस नहीं होती है। तो दिस इज द इशू कि एक बंदा आकर बैठ गया तो वो पूरी कमान जो है वो संभाल रहा है, उसी का कंट्रोल है पूरा। गवर्नमेंट फंडिंग का सही इस्तेमाल नहीं होता। 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स देख लो, इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हाईलाइट करी थी। फिर अकाउंटेबिलिटी की कमी है, चेक एंड बैलेंस की कमी है, रेगुलेटरी बॉडीज का एब्सेंस है, नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 को फॉलो नहीं किया जाता, जिससे गवर्नेंस जो है वो क्लियरली वो नहीं हो रही है। राइट, गवर्नेंस रूल्स जो है वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं, जिसके अंदर उसको फॉलो नहीं कर रहे हो आप, नेशनल स्पोर्ट्स कोड इंडिया को। तो यही चीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से एथलीट्स को टीम सिलेक्शन डिले होता है एथलीट्स का, यानी कि एथलीट्स मतलब टीम ही सेलेक्ट नहीं हो पा रही है। ट्रेनिंग फैसिलिटीज की कमी है, पैसे की कमी है, राइट। वुमेन एथलीट्स का हरासमेंट हो रहा है, सिक्योरिटी का इशू है, राइट। ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है। सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिख लो आप। तो सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट डायरेक्शन
जो स्पोर्ट गवर्नेंस पर आए हैं, जैसे कि इन्होंने बोला कि ये जो हम लोग को एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको एक रिटायर्ड जज जज से इलेक्टेड गवर्निंग बॉडी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी कि आप रिटायर्ड जज को मत रखो, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को मत रखो, आप भाई एक एक इलेक्टेड व्यक्ति को रखो जो स्पोर्ट्स की फील्ड का हो। और स्पोर्ट्स फेडरेशन में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और एथलीट लेड गवर्नेंस को प्रमोट करने की आवश्यकता हाईलाइट करी, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्पोर्ट्स फेडरेशन के गवर्निंग काउंसिल में पॉलिसी बनाने के लिए, टीम सेलेक्ट करने के लिए एक स्पोर्ट्स का बंदा होगा, तो वो बेटर तरीके से करेगा ना, बिना किसी पक्षपात किए। और सेंटर को AKFI की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी, इसका भी ऑर्डर दिया। नेशनल स्पोर्ट्स कोड को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो, ये भी ऑर्डर दिया गया। तो यही चीजें हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। रिकमेंड किया कि CBI इंटरपोल जो है वो इस मामले की जो है वो देखेंगे, कार्रवाई जो है वो करेंगे। कोई भी मिसकंडक्ट होता है तो इंटरपोल CBI जो है वो कार्रवाई करेगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है। एक चीज लिखवा दूं क्या मैं आपको, ये एक चीज लिखो यार, लिखवा दूं क्या, लिखो, इंडिया का स्पोर्ट गवर्नेंस वर्सेस ग्लोबल स्टैंडर्ड। इंडिया स्पोर्ट गवर्नेंस वर्सेस ग्लोबल स्टैंडर्ड। पूरे दुनिया, अब एक तरफ इंडिया लिखना और एक तरफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस लिखना। एग्जांपल US UK। मतलब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि इंडिया में स्पोर्ट्स के अंदर कैसी प्रैक्टिस होती है और US UK में कैसी प्रैक्टिस होती है। पहला पॉइंट, लीडरशिप की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स डोमिनेट करता है स्पोर्ट्स फेडरेशन में या स्पोर्ट्स की फील्ड में। और वहीं UK US के अंदर फॉर्मर एथलीट्स लीड करता है, यानी कि जो स्पोर्ट्स के ही लोग जो होते हैं वो गवर्निंग काउंसिल में होते हैं स्पोर्ट्स के। और इंडिया के अंदर पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इलेक्शन की बात करें तो इंडिया के अंदर नॉन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता है, और US UK जैसी कंट्रीज के अंदर फेयर डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता है। यानी कि प्रॉपर तरीके से लीडर को इलेक्ट किया जाता है, डेमोक्रेटिक तरीके से चूज करके इलेक्शंस होता है। फिर हमारे यहां इंडिया के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है, वहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑडिटिंग होती है हर एक चीज की। हमारे यहां पर एथलीट जो है वो डिसीजन मेकिंग में नहीं रहते, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं यहां पर, बट वहां पर एथलीट्स के पास वोटिंग अधिकार होते हैं। हमारे यहां पर नेशनल स्पोर्ट्स कोड तो है, बट उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। बट US UK जैसी कंट्री में स्ट्रिक्टली एंटी करप्शन कानून को फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली शासन को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें ग्लोबल प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। और यही बेसिकली इसका सोल्यूशन है कि स्पोर्ट फेडरेशन में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होनी चाहिए, नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 को स्ट्रिक्टली हम इंप्लीमेंट करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या कोई एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी स्पोर्ट बॉडी जो है वो बेसिकली पूरे मामले की जो है वो जांच करे, मतलब फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंडिपेंडेंट नेशनल बॉडी स्टैब्लिश की जाए, जहां पर गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और फंडिंग को मॉनिटर किया जाए। इवन प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। इवन महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी स्पोर्ट के गवर्नेंस में बढ़ाने की बात हुई है, और नेशनल स्पोर्ट्स कोड को मजबूत हम बनाएं, है ना। तो यही चीजें हैं। तो प्रीलिम्स में नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 क्या होता है ये आ सकता है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैंने भी आपको बताई US UK की, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और मेंस के अंदर आ सकता है स्पोर्ट्स फेडरेशन की फंक्शनिंग और उसके रिफॉर्म्स को डिस्कस करिए। इकोनॉमी में स्पोर्ट्स फंडिंग और इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में आ सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आ सकते हैं। चलिए, अब ये था अपना फोर्थ टॉपिक फिनिश हो गया। अब अपन अपने फिफ्थ टॉपिक की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिस पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो यह लिख लेना, 99% चांसेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने कोलैबोरेट किया है नीति आयोग के साथ, और इन्होंने लॉन्च कर दिया है स्वलंबिनी को आसाम, मेघालय, मिजोरम में। बहुत इंपॉर्टेंट आएगा कि ये कहां पे लॉन्च हुई है, क्या स्कीम है।
स्वलंबिनी। तो भारत में महिला सशक्तिकरण का रोल तेजी से बढ़ रहा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और जेंडर इक्वलिटी दोनों को प्रमोट कर रहा है। स्वलंबिनी एक कंसेप्ट है जो आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस और वुमेन लेड बिजनेस इनिशिएटिव को इंकरेज करता है। क्या भारत की महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं? क्या चैलेंजेस हैं और क्या सुधार की आवश्यकता है? इस टॉपिक के अंदर ये पूरी चीज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको थोड़े से करंट स्टैटिस्टिक्स जो है वो पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम जो है वो चर्चा करें, जैसे कि पहला पॉइंट तो क्लैरिटी यहां से मिलती है। क्या होता है जब आंकड़े देखो ना, अरे यार आंकड़े मैंने देखे तो थे इसमें। चलो लिखो, भारत में 20% एमएसएमई वुमेन ओन्ड हम लोग को देखने को मिलती है। लिख लो, भारत के अंदर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है वो 20% हम लोग को देखने को मिल रही है। यहां पे लिखा नहीं है बट आप लिख लो, अलग से मैं पॉइंट दे रहा हूं आपको। भारत में 20%, 20% एमएसएमई वुमेन ओन्ड है। वुमेन लेड स्टार्टअप और यूनिकॉर्न की संख्या बढ़ रही है। गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि मुद्रा, अच्छा फिर से एक बार क्वेश्चन पूछूंगा, एक बार और पहले पूछा था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर गलत ही दिया था और पूरा आंसर दिया नहीं था। यूनिकॉर्न का मतलब कितना, मतलब कितने, यानी कि एक कंपनी जो है वो कितने रुपीस, नॉट डॉलर, ध्यान में रखना, एक कंपनी कितने रुपीस आज की रेट में उसका वैल्यूएशन हो जाएगा एक कंपनी का, तो वो यूनिकॉर्न कहलाएगी। बताओ, एक स्टार्टअप उसका वैल्यूएशन आज की रेट में कितना होगा, तो वो यूनिकॉर्न कहलाएगी रुपीज में, ठीक है, नॉट इन डॉलर। पिछली बार डॉलर्स में लिख दिया था काफी सारे लोगों ने। अब सुनो, गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के इनिशिएटिव्स, इन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में काफी मदद करी है। देखो लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि ये स्वलंबिनी है क्या, तो असम, मेघालय और मिजोरम के अंदर महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि महिला एंटरप्रेन्योर जो है वो बने, है ना। बस यही है मेन ऑब्जेक्टिव। तो आइए इसी के बारे में हम लोग जो है वो समझते हैं। अब स्वावलंबिनी महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम सर में ये तो चीज आई गई है कि ये सपोर्ट करेगा महिला एंटरप्रेन्योर को, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा, फंडिंग प्रोवाइड कराएगा, मेंटरशिप प्रोवाइड कराएगा। इसमें फोकस है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की फीमेल स्टूडेंट्स के ऊपर है। राइट, ये फैक्ट भी ध्यान में रखना, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की फीमेल स्टूडेंट्स के ऊपर। और नॉर्थ ईस्ट नहीं, ये 3 स्टेट्स पर अभी टारगेट कर रहा है, आसाम, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और ये हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये लोग जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं नीति आयोग के साथ इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। इनिशियली 9 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर इसको जो है वो लाया गया है, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसके अंदर 600 स्टूडेंट, ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं, ये सब आएगा नहीं। हाँ, इसके अंदर अवार्ड्स वगैरह भी जो है वो दिए जाएंगे, बेसिक सी चीजें जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं। और आपको बताइए कि ऐसी चीजें जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ जो है वो लिंक की गई है। और सरकार की काफी सारी जो स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना, राइट, तो इनके साथ अलाइंड है। तो मेजर सेक्टर जिसमें महिला एंटरप्रेन्योर्स आज की डेट में लीड कर रही है वो आपको पता होना चाहिए। पता है आपको, वुमेन लेड ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा है। अब ये चीज लिख लो, ये लिखो आप, आज की डेट में मेजर सेक्टर्स जिसमें महिला एंटरप्रेन्योर्स लीड कर रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मेजर एंटरप्रेन्योर्स आज की डेट में जिन सेक्टर्स में लीड कर रही है, पहला है एग्रीप्रेन्योर्स। एग्रीप्रेन्योर मतलब एग्रीकल्चर का एंटरप्रेन्योर। यहां पर महिला ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी स्टार्टअप्स में लीड कर रही हैं। दूसरा है टेक और ई कॉमर्स, दूसरा है टेक और ई कॉमर्स। नायका हुआ, मामा अर्थ हुआ, तो इसमें महिला लीड कर रही है। तीसरा है हैंडीक्राफ्ट और वीविंग, तीसरा है हैंडीक्राफ्ट और वीविंग। गांव क्षेत्रों की महिला एंटरप्रेन्योर्स का इसमें बड़ा योगदान है। और चौथा है हेल्थ केयर और एजुकेशन। महिला जो है वो वेलनेस स्टार्टअप्स और कोचिंग प्लेटफॉर्म्स जो है वो प्रोवाइड करा रही हैं। तो इन 4 सेक्टर्स में महिलाओं का योगदान काफी ज्यादा है। बट देखो यार, महिला एंटरप्रेन्योर्स के सामने जो है वो काफी सारी समस्या भी है, जैसे कि पैसों की समस्या, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में डिफिकल्टी होती है क्योंकि उनके पास कोई गिरवी रखने के लिए चीज नहीं है ना।
कोई कोलेट्रल्स जो है वो नहीं है उनके पास गिरवी रखने के लिए। और फिर इसके अलावा जेंडर बायस के कारण फंडिंग और वेंचर कैपिटल का एक्सेस लिमिटेड है। मेल्स को लोग ज्यादा फंड प्रोवाइड करा देते हैं, इन्वेस्टर्स फीमेल को नहीं देते, तो आज भी है। आप कह सकते हो कि जेंडर गैप्स हम लोग को इसमें देखने को मिलते हैं। रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में महिला एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस ट्रेनिंग और डिजिटल टूल्स का नॉलेज नहीं होता। एसटीईएम फील्ड में ये काफी पीछे होती है। एसटीईएम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, है ना। तो ये चीज है। तो भारत सरकार की जो स्कीम है, स्कीम का नाम लिखो यार आप। भारत सरकार की कुछ स्कीम का नाम जो आज आप पढ़ोगे। मुद्रा योजना 2015 की स्कीम है, इसके बारे में आज आप पढ़ोगे। स्टैंड अप इंडिया 2016 की स्कीम है। इस स्कीम के अंदर SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक लोन दिया जाता है। तो ये आप पढ़ना आज इस स्कीम के बारे में, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तीसरी, महिला ई हार्ट। क्या? महिला EHAAT हार्ट। महिला ई हार्ट महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। बस ठीक है, ये 3 स्कीम के बारे में पढ़ना आज। और क्या बताऊं इसके अंदर आपको मैं। ठीक है। भारत को रहे वो कुछ चीजों पर फोकस करने की आवश्यकता है, जैसे कि महिलाओं की ट्रेनिंग वगैरह, ये सब चीजें। बस, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी जो मैंने आपको बताया जितना, वो थोड़ा सा बस ध्यान में रखना। यूनियन बजट 2025 के अंदर 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड इंट्रोड्यूस किया गया है। और 100% टैक्स एग्जेम्पशन स्टार्टअप को दिया जाएगा 5 सालों के लिए। ये फैक्ट भी चाहो तो इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है। महिला एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो देखो, 20% मैंने आपको लिखवा ही दिया था, वुमेन लेड लेड वो है। बस ये मेन काम की चीज ये थी, ये बस आपको लिखनी थी बस। बाकी ये सब आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है। मास्टर कार्ड इंडेक्स ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स 2021 में 65 में से इंडिया 57th पोजीशन पर है। यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में हम पीछे हैं काफी। 77 में 70th पोजीशन पर आ रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनली हम काफी पीछे हैं अभी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के मामले में। बस इतना ध्यान में रखो, आंकड़े की जरूरत नहीं है। वेस्ट बंगाल क्या लीड कर रही है? हाँ भैया, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश आ रही है। तो ये सब स्टेट्स लीड कर रही हैं, टॉप स्टेट्स हैं जहां पर महिला स्टार्टअप जो है वो चला रही हैं। तो ये चीजें तो हमें आवश्यकता है आज की डेट में भाई। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हम एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट करें। महिलाओं को फंड्स इजीली मिल सके अपने स्टार्टअप्स स्टैब्लिश करने के लिए, इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो ये चीजें हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बताता हूँ प्रीलिम्स के लिए जो मैंने आपको योजना के नाम बताया ना, बस वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। और जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, यानी कि जो मेंस के परस्पेक्टिव से जो पॉइंट्स बताए, वो ध्यान में रखना। और ये स्कीम तो इंपॉर्टेंट है ही, स्वलंबिनी स्कीम, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% चांसेस है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके बाद आपके वाले टॉपिक्स भी मैं कवर अप कराता हूँ, जो आपके उसमें होते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, क्वेश्चन आंसर में, MCQs में। चलो लेट्स स्टार्ट। लेक इफेक्ट, स्नो एंड इट्स इंपैक्ट। तो एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक फिनोमेना है ये। लेक इफेक्ट स्नो, लिख लेना, LES इसको बोलते हैं, LES, लेक इफेक्ट स्नो। ये क्या है इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट पहले अभी लिख लो LES, टाइटल, लेक इफेक्ट स्नो। ये एक यूनिक स्नोफॉल फिनोमिना है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? स्नोफॉल फिनोमिना, लिखो। पॉइंट नंबर 1, स्नोफॉल फिनोमिना, जो एक बड़े फ्रेश वाटर लेक के आसपास के रीजन को इंपैक्ट करता है। खासकर ब्रैकेट में लिखो, नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट लेक्स रीजन और रशिया। नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट लेक रीजन्स और रशिया। तो आपने क्या चीज देखी कि ग्रेट लेक रीजन जो नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका, और वैसे तो ग्रेट लेक रीजन जो है वो कनाडा वाला है ना। और रशिया, ये रशिया भी लिख लेना, इसमें नहीं लिखा। इन 3 क्षेत्रों को रहे वो बुरी तरह से अफेक्ट करता है लेक इफेक्ट स्नो। ये लोकलाइज्ड वेदर फिनोमेना है जो मैंने आपको बताया। स्नो, हैवी स्नोफॉल बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज के आसपास होती है, बड़ी बड़ी लेक्स के आसपास होती है, ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट लेक्स और रशिया के अंदर। अब सुनना बात ध्यान से। क्या लेक इफेक्ट स्नो एक नेचुरल डिजास्टर हो सकता है? इसका इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट क्या होता है?
और भारत में इसका क्या रिलेवेंस है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर इस टॉपिक के अंदर आपको मिलेगा। तो लेक इफेक्ट स्नो क्या है? पॉइंट नंबर 1, वेदर फिनोमेना, जिसमें एक बहुत ही बड़ी वाटर बॉडी जैसे कि लेक, इसके ऊपर से कोल्ड एयर, ठंडी हवा जो है वो पास होती है और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके एक्सट्रीम स्नोफॉल क्रिएट करती है। मतलब सिंपल शब्दों में, जब किसी झील के आसपास के एरिया में, झील के ऊपर और आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने लगे, तो वो है लेक इफेक्ट स्नो। क्या है? मेरे साथ रिपीट करो, लेक इफेक्ट स्नो। अब ये कैसे बनती है, इसका फॉर्मेशन बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। इसके पॉइंट वाइज जो मैं बताऊंगा वैसा लिखना। पॉइंट नंबर 1, कोल्ड एयर मूवमेंट। पॉइंट नंबर 1, कोल्ड एयर मूवमेंट, ठंडी हवा का मूव होना, प्रवाह। जब ठंडी हवा किसी गर्म लेक सरफेस के ऊपर से पास करती, तो आपने क्या देखा? लेक गर्म है, उसके ऊपर ठंडी हवा गुजर रही है। तो लेक की गर्म गर्म जो पानी है लेक का, और उसके कारण जो हवा गर्म हो रही है ना, यानी कि लेक के ऊपर जो गर्माहट है, लेक के ऊपर जो गर्माहट है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए फोर्स करती है। देखो, लेक गर्म है, उसके ऊपर गर्म हवा है, वो किसके कांटेक्ट में आ रही है? ठंडी हवा के कांटेक्ट में आ रही है। तो क्या होगा? वो वाला जो क्षेत्र होगा वो पूरी तरह से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। चिपचिपी होती है ना मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी कब बोलते हैं हम? जब हवा में गर्मी होती है, हवा में वाटर पार्टिकल्स होते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, मेरी बात समझिए। इमेजिन करो, आप जिस जगह पे बैठे हो उस जगह पर चिपचिपाहट हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है। मतलब आप समुद्र के आसपास वाले एरिया में देखते हैं ना, चिपचिपाहट होती है थोड़ी सी। क्यों? हम क्या बोलते हैं कि हवा में मॉइस्चर है, मतलब हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स है। मॉइस्चर यही होता है ना सिंपल शब्दों में, हवा में पानी के ड्रॉपलेट्स जो सस्पेंडेड है, जिसके कारण से आपको चिपचिपाहट हो रही है ना? बात ध्यान समझना। अब एक ठंडी हवा का झोंका आया, तो आपको नहीं लगता कि वो उस ड्रॉपलेट को जो है वो ठंडा कर देगा? बिल्कुल करेगा। ठंडी हवा आएगी तो उस चीज को ठंडा कर देगी। अब वो ड्रॉपलेट्स भारी हो जाएंगे, स्नो बन जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे, और वो नीचे की तरफ गिरेंगे। तो ये स्नोफॉल हो रही है कि नहीं हो रही? वेरी सिंपल फिनोमेना। जब किसी लेक के ऊपर मॉइस्चर डेवलप हो रहा है, गर्म लेक के ऊपर, और गर्मी के कारण ही मॉइस्चर होगा ऑब्वियसली, और उस दौरान अगर कोई ठंडी हवा आ जाएगी तो स्नोफॉल होने लगेगी भारी मात्रा में। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं लेक इफेक्ट स्नो। पहला पॉइंट आपके क्लियर हो गया, लिख लो एज इट इज। अभी ये सब मत लिखो कोल्ड एयर कहां से आ रही है कहां से नहीं आ रही। ठंडी हवा लेक के ऊपर आई, गर्म लेक के ऊपर, और उसके कारण जो है वो स्नोफॉल्स होना शुरू हो गए। ये गर्म हवा, ठंडी हवा में जो, मतलब कोल्ड एयर मास में जो मॉइस्चर इंजेक्ट करता है जब बादलों का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यही तो बादल अब क्रिएट करेंगे ना। और ये मॉइस्चर लेडन एयर जब लैंड के ऊपर पहुंचती है तो रैपिड कूल हो जाती है और हैवी स्नोफॉल क्रिएट करती है। अब इतना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जो मैंने आपको पहले पॉइंट में समझाया बस वो ध्यान में रखो। लेक गर्म है, उसके ऊपर गर्म हवा जा रही है, अचानक से कोई ठंडी हवा आती है, उसको ठंडा कर देगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मॉइस्चर, यानी कि हवा में जो पानी के पार्टिकल्स मौजूद होंगे वो ठंडे हो जाएंगे और वो स्नो बन के नीचे गिरेंगे। बस इतनी सी चीज गुरु आपको समझनी है और कुछ नहीं है। अब किस जगह पर ये इसका इफेक्ट देखने को मिलता है? रशिया, ये जो ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र है कनाडा का, और तीसरा नॉर्थ अमेरिका, बस। और भारत में ये फिनोमेना नहीं होता, लेकिन हिमालय और वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से हैवी स्नोफॉल होती है इंडिया के अंदर। हम बोलते हैं ना ठंड के समय पर भाई हिमालय में बर्फ गिर रही है, ठंडी आ गई, वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस का कारण है। तो बस इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इतनी चीजें समझनी है। अगर इस टॉपिक को मैं एज इट इज ये जो लिखा हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग बताता कि अप स्टेट न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, ओहियो एंड मिशिगन ऑल लोकेटेड नियर द ग्रेट लेक्स आर फ्रीक्वेंटली इंपैक्टेड बाय दिस फिनोमेना, अरे मैं
इतना क्यों आपको कंफ्यूज करूं भाई? जो फिनोमिना है, जो कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, बस मैं वही तो बताऊंगा। नवंबर 2024 में ये तूफान स्नो का जो है वो आया था, लेक इफेक्ट, स्नो फिनोमिना के कारण। अब जो चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछेंगे, ये लेक इरी जो है, ये वही तो हम लोग को देखने को मिल रही है न्यूयॉर्क के अंदर। ऐसी हम लोग को अलग अलग 5 लेक्स देखने को मिलती हैं, ग्रेट लेक्स में एक ऑन्टेरियो भी आती है ना। तो ये चीज तो देखो क्या होता है कि कोई भी टॉपिक जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक कितने हद तक पढ़ना है। हर एक चीज को डेप्थ में नहीं पढ़ना। आपसे पूछेंगे लेक इफेक्ट फिनोमेना बताओ, अब आप बता पाओगे लेक इफेक्ट फिनोमेना? समझा दोगे? ऑब्वियसली। आपको पता लग गई लोकेशन, आपको पता लग गया इंडिया में नहीं होता, आपको पता लग गया ये होता कैसे, बस दैट्स इट। कि भाई गर्म लेक है, उसके ऊपर अगर ठंडी हवा अगर आ रही है, राइट, तो ये फिनोमेना जो है वो डेवलप हो जाता है, जिसमें हैवी स्नोफॉल होती है, जो एक प्रकार से डिजास्टर भी बन जाता है। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है, इस ये क्वेश्चन है बेसिकली एक। अब पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर लिख लो यार, लिखो, उत्तराखंड हाईकोर्ट 2017, उत्तराखंड हाईकोर्ट 2017 डैश गंगा यमुना रिवर्स, गंगा यमुना रिवर्स डैश ग्लेशियर्स कॉमा फॉरेस्ट एंड लेक, ग्लेशियर्स कॉमा फॉरेस्ट एंड लेक डैश डैश। अब जहां पर गंगा यमुना रिवर लिखा है, वहां पर एक और एरो बनाओ नीचे, और लिखो लीगल एंटिटीज विथ, लीगल एंटिटीज विथ लीगल पर्सनहुड, लीगल एंटिटीज विथ लीगल पर्सनहुड, यानी कि गंगा और यमुना नदी को लीगल एंटिटीज विथ लीगल पर्सनहुड का दर्जा दिया है। और ग्लेशियर फॉरेस्ट और लेक्स को, ग्लेशियर फॉरेस्ट और लेक्स को उसके नीचे डैश करना, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इनको लीगल पर्सनहुड ग्रांट किया है, लीगल पर्सनहुड ग्रांट किया है। अब ये सब क्या है बताऊंगा, पहले लिख लो, है ना, क्योंकि इसमें वो चीज दी नहीं गई है। दूसरा लिखो मद्रास हाईकोर्ट 2018 का केस, इसमें नीचे लिखा है क्या? नहीं, इसमें मद्रास हाईकोर्ट का नहीं लिखा ना। लिखो भाई मद्रास हाईकोर्ट 2018 का केस डैश रिवर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, रिवर एंड नेचुरल रिसोर्सेस डैश लीगल एंटिटी, डैश लीगल एंटिटी। चंडीगढ़ के अंदर सुखना लेक है, कौन सी लेक है? सुखना लेक, देखो पॉइंट नंबर 2 पे लिखा हुआ है, चंडीगढ़ के अंदर सुखना लेक। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट 2020, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट 2020 लीगल एंटिटी स्टेटस, लीगल एंटिटी स्टेटस। और अभी बहस जो है वो चल रही है, हिमालय और ग्लेशियर को भी लीगल एंटिटी का स्टेटस दे दिया गया है। अब जो ये लिख लिया आपने, अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। अब आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें नेचर को भगवान की तरह पूजा जाता है, नेचर को भगवान का दर्जा दिया जाता है ना। पेड़ की लोग पूजा करते हैं, जंगल की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, अभी देखो महाकुंभ में, है कि नहीं? तो माउंटेन्स की पूजा करते हैं, तो सबका एक कल्चरल रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, महत्व है। लेकिन क्या ये नेचुरल एंटिटीज लीगल राइट्स के भी हकदार हो सकते हैं? क्या इनको लीगल राइट मिल सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तमाचा मार दे, है, या उसके ऊपर कीचड़ फेंक दे, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो जा सकता है कोर्ट में? बिल्कुल जा सकता है भाई। कोई एक व्यक्ति रास्ते से चल रहा है, सामने से किसी ने ऊपर अपने छत से जो है वो कूड़ा निकाला और फेंक दिया उसके ऊपर, और सॉरी तक नहीं बोला, तो सामने वाले व्यक्ति का केस कर सकता है उसके ऊपर? बिल्कुल कर सकता है भाई, उसका अधिकार है। उसकी डिग्निटी का उल्लंघन हुआ है कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर कचरा फेंकने की है ना। तो बस करते हैं लोग बाग, इसमें भी केस होते हैं भाई, बहुत छोटी छोटी बातों पे केस होते हैं। लोग किसी को धमकी दे दें, उस पर केस हो जाते हैं, है कि नहीं? तो केस बहुत आराम से हो सकते हैं। तो ये एक इंसान दूसरे इंसान पर केस कर रहा है। अब जानवरों को भी लीगल एंटिटी दी हुई है। अगर आप पशु के साथ अत्याचार करेंगे,
तो कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। ऐसे ही अब आपको समझ में आ रहा है कि लीगल राइट्स जो मिल रहे हैं वो नदियों को भी मिल रहे हैं, जंगलों को भी मिल रहे हैं। और अभी मैंने आपको क्या लिखवाया, ग्लेशियर्स भी लिखवाया, माउंटेन्स भी लिखवाए, है ना, फॉरेस्ट लिखवाए, ग्लेशियर्स लिखवाए, लेक्स लिखवाया, है ना। सुखना लेक चंडीगढ़ के अंदर है, इसको भी मिल गया है। तो ये सब चीजें हैं। तो 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों को लीगल पर्सन का दर्जा दिया था। 2018 में मद्रास हाई कोर्ट ने नदियों को, लेक्स को, फॉरेस्ट को, नेचुरल रिसोर्स को लीगल एंटिटी डिक्लेयर किया। तो लीगल राइट जो है वो नेचुरल एंटिटीज को इंडिया के अंदर दिया जा रहा है और दिया गया है। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको लिखवाए हैं। अब ये लीगल पर्सनहुड ऑफ नेचर क्या है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, लीगल एंटिटीज एंड लीगल पर्सनहुड ऑफ नेचर। जो आपका ये टाइटल भी इसमें इसमें दिया हुआ है कि लीगल पर्सनहुड, इसमें नहीं दिया, बट आपसे ये पर्सनहुड नहीं लिखा है यार। जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट ग्रांटेड लीगल पर्सनहुड, है ना, टू गंगा एंड यमुना, बिल्कुल सही है। अब ये लीगल पर्सनहुड का मतलब जो है वो क्या है, कि किसी भी एंटिटी यानी किसी भी चीज को कानून के नजरिए में एक व्यक्ति यानी कि पर्सन के समान अधिकार मिला है। इसका मतलब है किसी भी चीज को कोर्ट ने अपने यानी कि जिसको शामिल किया है पर्सनहुड के अंदर, कि कोर्ट ने अपने अधिकारियों की रक्षा के लिए केस फाइल कर सकती है और एक गार्जियन या ट्रस्ट नेचुरल एंटिटी के बिहाफ में काम करता है और इसकी प्रोटेक्शन और अधिकार का ध्यान रखता है। बस पर्सनहुड नाम से हमें कहना चाहिए कि एक व्यक्ति के समान दर्जा मिला है, और जिसको पर्सनहुड जो है वो नहीं मिला तो वो कोर्ट उसमें इंटरप्रेट करेगी। बस एज सिंपल एज दैट। तो यही चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी रहे हो पता होनी चाहिए बस इस टॉपिक से रिलेटेड। अब ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की। अब यूरेशियन ऑटर्स कैसे दिखते हैं भाई, ये यूरेशियन ऑटर्स, इसको गूगल में जो है वो एक बार चेक करना। यूरेशियन ऑटर, ऑटर तो यार वैसे तो सी ऑटर वही होते हैं क्या? ये मैंने फोटो तो इसकी देखी है, पानी में तो, पानी में नहीं दिख रहा है, पेड़ में भी दिख रहा है ये जाता हुआ। ये छोटे से बड़े बड़े चूहे की तरह दिखता है, जैसे कि वो समुद्र में वो नहीं होते सील, सील आपको पता होगा सील, जो समुद्र के अंदर एक प्रजाति होती है, उसी प्रकार का दिख रहा है ये। एक बार देख लेना इसकी फोटो, है ना। तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक है, यूरेशियन ऑटर से रिलेटेड। तो भारत में बायोडाइवर्सिटी भारत की बहुत रिच है। यूरेशियन ऑटर जिसका एक साइंटिफिक नेम भी है, इसका साइंटिफिक नेम है लुट्रा लुट्रा। ये एक ऐसी प्रजाति है जो मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के हेल्थ इंडिकेटर के रूप में देखी जाती है। यानी कि अगर पानी लेक्स साफ है तो ये दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। तो इनका नुकसान अभी हो रहा है क्योंकि पानी लेक्स वगैरह में जो है वो यानी कि जो नदी में, झीलों में पॉल्यूशन हो रहा है, तो अभी ये घटते जा रहे हैं। अब देखो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसका साइंटिफिक नेम लुट्रा लुट्रा है। ये फ्रेश वाटर स्पीशीज है और ये मछली वगैरह खाते हैं, केकड़े खाते हैं, छोटे मोटे मैमल्स वगैरह भी खा लेते हैं। और यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और भारत के हिमालय और वेस्टर्न घाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट में आपको ये मिल जाएंगे केरल, कर्नाटक, गोवा में। हिमालय क्षेत्र में भी मिल जाते हैं उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में भी मिल जाएंगे पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल में। और सुंदरबंस में भी और भीतरकनिका नेशनल पार्क में भी देखने को मिल जाएंगे। अब पर पता है बहुत कम दिखाई दे रहे हैं ये, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है ये, नियर थ्रेटेंड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में है, पार्शियली प्रोटेक्टेड। और सिटीज के अपेंडिक्स 1 के अंदर यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज के अपेंडिक्स 1 के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं ये। तो बस यही एक चीज थी। यूके में ऑटर रिकवरी प्रोजेक्ट इनसे रिलेटेड चल रहा है। यूएसए के अंदर रिवर ऑटर रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है। नेपाल के अंदर कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत था, पहला वाला, दूसरा तो सही है। यूरेशियन ऑटर तीसरा भी गलत है। ठीक है। बस ये था एक ओवरऑल टॉपिक। ये टॉपिक मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का टॉपिक। तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है। और देखो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड टॉपिक आया।
तो जिनको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ये आईएमईसी नहीं पता, एक बार इसके बारे में पढ़ लो, फिर ट्राई करना इसका जो है वो आंसर जो है वो लिखने की 120 वर्ड में। तो बस आज के लिए इतना ही था। और जिन भी स्टूडेंट्स को कोर्स हमारा ज्वाइन करना है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और ज्वाइन कर लो। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है और इसमें काफी बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा। तो चलिए साइन ऑफ करता हूं। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।